हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? चलिए दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से होंगे और अच्छी तरीके से तैयारी भी चल रही होगी। तो दोस्तों अब हम लोग जो है आज बात कर रहे हैं अपने हिंदी प्रैक्टिस सेट की। तो अब तक तो हम लोगों ने कई हिंदी के प्रैक्टिस सेट, कई जीएस के प्रैक्टिस सेट और कई इंग्लिश के भी प्रैक्टिस सेट चालू कर दिए हैं। अब इसके बाद जो है आपको मैथ भी देखने को मिलने लगेगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा, मैथ भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। और भाई एक शिकायत है आप लोगों से कि आप लोग वीडियो को तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और सारी चीज़ें इकट्ठा करके ये सब कुछ करने में। तो अप्रिशिएशन के लिए एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, दूसरा लाइक नहीं करते हैं आप लोग, बहुत स्लो हैं लाइक में। दोस्त लाइक करने का कोई पैसा नहीं बढ़ता है, वीडियो देखिए, पढ़िए, सब कुछ अच्छा है, आपको एक से एक बेहतरीन कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन दोस्त कम से कम कुछ ना करें तो इतना तो कर ही दें कि आप जो है हमारे वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। चलो अब हम लोग जो है यहाँ पे अपना क्लास शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो स्वरों की संख्या जो है वो 3 बताई गई है। कितने? 3 बताई गई है स्वर मात्रा के आधार पर। कौन कौन सी मात्राएं होती हैं इसमें? तो इसमें हास्य स्वर आता है, दीर्घ स्वर आता है और प्लुत स्वर आता है। 3 तरीके के ये स्वर होते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्या दिया गया है? दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। सवेरा हुआ, चिड़िया चहचहाने लगी। क्या हुआ? सवेरा हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी। तो अब इसमें हमको तोड़ना है कि कौन कौन से चिन्ह लगेंगे। तो देखो यहाँ पे ये चिन्ह, तो ये विवरण चिन्ह होता है जब हमें किसी चीज़ का विवरण देना होता है। ये इनको क्या कहते हैं? इनको कौन सा विराम कहते हैं यार? देखो मैं भूल गया बिल्कुल ही। इसको शायद अल्प विराम या कोई विराम देखो कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली अभी बिल्कुल भी नहीं याद आ रहा। हाँ, इसको अपूर्ण विराम कहते हैं, विवरण चिन्ह कहते हैं, अपूर्ण विराम कहते हैं सेकंड वाले को। थर्ड वाले को जो है वो अल्प विराम होता, सॉरी अर्ध विराम होता है। और फोर्थ वाला जो है अल्प विराम है। ठीक, तो जब सवेरा हुआ तो चिड़िया के लिए यहाँ पे अल्प विराम लग जाएगा, तो मतलब आपका ये आंसर सही हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है हवा कैसा शब्द है। तो हवा कैसा शब्द होता है? हवा क्या होती है? हमेशा क्या होती है? हवा बहती है। अगर हवा बहेगी तो इसका मतलब वो कैसा शब्द हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नहीं पूछा है, यहाँ पे क्रिया विशेषण संज्ञा सर्वनाम पूछा गया है। तो हवा जो है वो एक तरीके की संज्ञा होती है। क्या होता है? हवा संज्ञा होती है। अब हवा ठंडी, गर्म, ठीक है, इस तरीके की हो सकती है, तो वो सर्वनामिक विशेषण, मतलब वो विशेषण बन जाएगा। उसकी जो ठंडी, गर्म, जो इस तरीके के शब्द लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो विशेषण बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। 4 नंबर, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा क्या है? बहनें हैं। तो देखो आज बरसात हुई, इसमें कहीं भी जो है सर्वनाम नहीं आया है। फिर घर संज्ञा, सीमा और रीमा भी संज्ञा, बचा मैं जो है आपका सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि सर्वनाम जो है 11 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सर्वनामों की जो संख्या दी गई है वो कितनी है? 11 है। कौन कौन से? मैं, तुम, आप, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये शब्द होते हैं। बाकी हिंदी जो है उसमें सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, भेद कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक, चलो 5 नंबर देखेंगे। लिखा हुआ विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? जो विशेषण होता है उसका लिंग किसके अनुसार होता है? तो विशेष्य के अनुसार। स्त्रीलिंग होता है, स्वतंत्र होता है, पुल्लिंग के अनुसार नहीं, ये विशेष्य के अनुसार होता है। किसके होता है? विशेष्य के अनुसार होता है। 6 नंबर, इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग में परिवर्तन नहीं होता है? तो भविष्यकालिक रूप में, भूतकालिक रूप में, आज्ञार्थक रूप में या वर्तमान कालिक रूप में। तो देखो इसमें जो भूतकालिक रूप होता है इसमें कभी भी जो है लिंग का परिवर्तन कर्ता के अनुसार नहीं बल्कि कर्म के अनुसार होता है। जैसे क्या कह सकते हैं? राम ने रोटी खाई थी, ठीक है, सीता ने खाना खा लिया था। अब देखो, अब यहाँ पे राम ने रोटी खाई थी, तो इसमें क्या है? उसका जो कर्म है, कर्म क्या? रोटी खाना। तो खाई थी, तो देखो खाई तो जो है वो एक तरीके का कह सकते हैं स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ पे तो राम लिखा था तो वो स्त्रीलिंग हो सकता है। तो इसीलिए सीता ने खाना खा लिया था, अब लिया था। ठीक है, तो जो हम लोग उसके कर्म लगाएंगे भूतकालिक रूप में, तो उसमें कर्म के आधार पर उसका जो है लिंग निर्धारण होता है।
चलो 7 नंबर, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द का पहचानना है। ये प्रतिदिन किस तरह का शब्द है? उपसर्ग है, अव्यय है, सर्वनाम है या कारक है? तो देखो यहाँ पे वैसे तो अव्यय है, आपको पता है अव्यय शब्द वो शब्द होते हैं जिसमें क्रिया, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम इनके या लिंग वचन किसी के आधार पर भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, चाहे वो जो कारक, पुरुष या लिंग वचन इनके अनुसार इसके ऊपर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इन्हीं को अव्यय शब्द कहते हैं। ठीक है, यही शायद अविकारी शब्द भी कहलाते हैं। लिंग के आधार पर असंगत युग्म छांटना है। देखो कुमार, कुमारी, दास, दासिन, तरुण, तरुणी, सुंदर, सुंदरी। तो लिंग के आधार पर असंगत शब्द छांटना है तो आपको देखना कुमार का कुमारी बिल्कुल सही है। दास का दासिन नहीं होता है। क्या होता है? दास का दासिन नहीं होता है, दास का दासी। पुराने समय में कहा जाता ना, दासी ताली बजाई जाती थी, दासी तुरंत चली जाती थी। तो यहाँ पे दास का दासिन नहीं, दासी होगा। 9 नंबर, हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो हिंदी में सिर्फ 2 ही वचन हैं, एक वचन और द्विवचन, या एक वचन बहुवचन। संस्कृत में 3 हो जाते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो संस्कृत में 3 वचन हो जाते हैं। आपको जो बीएड के पेपर के बाद आप लोग जब टेट और सुपर टेट का एग्जाम देते हैं उसमें इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछ जाते हैं कि संस्कृत होती है ना उसमें, इसलिए। 10 नंबर, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात करना है। नेताजी ने भाषण दिया। अब नेताजी ने भाषण क्या किया? दिया। तो जब वो पिछले समय में दिया, मतलब जब कल दिया होगा या परसों दिया होगा, कुछ भी मतलब तो बीते कल में दिया, तो सामान्य भूतकाल हो जाएगा ये। चलो 11 नंबर, उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार हो जाएगा? अब वो लिख नहीं पा रहा है, उसके द्वारा नहीं लिखा जा सकता, तो भाववाच्य। भाववाच्य के लिए आपको बताया गया था कि जब क्रिया की प्रधानता होती है तब उसमें भाववाच्य हो जाता है। तो उससे क्या नहीं किया जा रहा? लिखा नहीं जा रहा, तो भाववाच्य हो जाएगा। 12 नंबर, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। जो क्रियापूर्वक जो व्याकरणिक कोटि है उसको चिन्हित करना है। कारक, लिंग, वचन और पक्ष। तो क्या हो जाएगा? कारक यहाँ पे बिल्कुल, अरे निशान भाई सही से लग जाओ, कारक हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो आपको पता है तद्भव नहीं होगा तो वो तत्सम होना चाहिए। तो तत्सम हमको देखना है। 8 का तो अष्ट होता है। क्या होता है? अष्ट होता है। ठीक, तो यहाँ पे हटाइए। आम का तो आम्र होता है, ये भी। आधा का क्या होता है? अर्ध होता है। तो फिर बचा कौन सा? अग्नि। अग्नि का क्या होता है? इसका जो है मैं इसलिए ऐसे गोले में लिख रहा हूँ क्योंकि ये तद्भव शब्द है, ये तत्सम शब्द है। अग्नि जो है तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? चलो भाई देखो, उपसर्ग आपको पता है शब्द के प्रारंभ में लगता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे उपसर्ग ढूंढना है। नी उपसर्ग, तो निराशा। तो इसमें आशा जो है, इसमें मुख्य शब्द क्या होगा? आशा। आशा में हम लोगों ने क्या लगाया? निर लगा दिया, तो वो निराशा हो गया, छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे इसका कोई ऐसा शब्द ही नहीं बनता है। निष्कासन, तो ऐसा को नहीं। निष्फल, तो निष्फल लिखा हुआ है तो निफल हो जाता है। क्या हो जाता है? निष्फल, तो वो निष्फल तो बन जाएगा। तो यहाँ ना के साथ में आहा की मात्रा आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इसमें मुख्य शब्द क्या हो जाएगा? फल, और इसमें निश जो लिखा हुआ है उसको निह लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है गम, इसका मुख्य शब्द बन जाएगा गम, और गम के साथ में नी लगा देंगे तो ये आपका निगम बन गया और यही सही हो जाएगा। प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से मिलके बना होता है? ठीक है, तो प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से मिलके बना होता है? तो ये देखना पड़ेगा। अच्छा, प्रत्यय तो ठीक है, तो 2 शब्द हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएगा? प्रति प्लस अय। ठीक है, प्रत्यय बन जाएगा। फिर 16 नंबर देखेंगे। अरे भाई, अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। निम्नलिखित में से किस विकल्प में उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया है? तो शांत का क्या होता है? विलोम बताना है। तो शांत का ये उद्विग्र लिखा हुआ है, मतलब उग्र के स्वभाव वाला है, तो लगभग ये बिल्कुल नहीं हो सकता, इसका विलोम नहीं दिया गया, तो ये तो विलोम है। स्थिर, अब स्थिर, तो स्थिर का तो मतलब अस्थिर होना चाहिए था, तो यहाँ पे यही इसका विलोम नहीं होगा। बाकी शांत का उत्तेजित भी सही है, अशांत भी सही है, उद्विग्र भी सही है।
ठीक, उद्विग्न जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही है। तो स्थिर तो अस्थिर होता है या चलयमान हो जाएगा। 17 नंबर, विलोम शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अपना, पराया, बिल्कुल सही है। आस्था, अनास्था, आस्था का अनास्था, हाँ सही है। आकाश का पाताल से, अग्नि का आग दे रखा है, ये तो पर्यायवाची हो गया, तो यही खत्म हो जाएगा। अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो देखो अंक, अंक के लिए हमको पता है गोद होता है, चिन्ह होता है, संख्या भी होती है, अंग नहीं होता है, बॉडी पार्ट नहीं होता है, ये नहीं हो पाएगा। इनमें से आगार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? आगार, ठीक है, इनमें से आगार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? अच्छा, तो हमें भी ये देखना पड़ेगा। आगार, आगार का शायद आलय होता है, हाँ ठीक है। तो आगार जो शब्द लिखा हुआ है, इसका शब्द का मतलब होता है घर, आलय, ठीक है, सदन, भवन, निकेतन, आयतन, जो निलय, मंदिर, ये सब जो उसके हो जाते हैं। तो घाम जो है, घाम इसका नहीं होता है। क्या होता है? जो घाम दे रखा है वो घाम इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। अनंत विश्व में अनेक देवताओं की कहानियाँ प्रचलित हैं। इस वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द निम्नलिखित में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? ठीक है, तो अनंत का मतलब होता है जिसका कभी अंत ना हो, तो जिसका अंत नहीं होगा तो वो अंतहीन हो जाएगा। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म चरम, चर्म का उचित अर्थ है। श्रुति श्रम भिन्नार्थक शब्द युग्म चरम, चर्म का उचित भिन्नार्थक। अच्छा देखो, अब यहाँ पे हमको इनको श्रुति सम है, तो वैसे भी हमेशा जब भी कभी दो शब्द आएंगे लगभग एक जैसे बोलने वाले वो होते हैं और उनके शब्द के अर्थ अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो देखो, जो चरम होता है उसका मतलब होता है अंतिम सीमा, ये वाला जो फर्स्ट वाला चरम लिखा है इसका मतलब होता है अंतिम सीमा, और जो अगला वाला चरम लिखा है इसका मतलब होता है चमड़ी या चमड़ा होता है, ठीक है। तो चरम, चर्म, तो क्या हो जाएगा? अंतिम सीमा हो जाएगा। 22 नंबर, 100 वर्ष का समय वाक्यांश के लिए। तो 100 वर्ष का मतलब शताब्दी हो जाता है। जैसे 100 वर्ष, जो 100 रन बनाता है उसको शतक कहते हैं, 100 साल मतलब शताब्दी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शताब्दी बिल्कुल सही हो जाएगा। वार्षिक मतलब 1 साल होता है। फिर 23 नंबर देखो क्या हो जाएगा? अंकेक्षक शब्द में सही वाक्यांश क्या है? अंकेक्षक, अंकेक्षक तो पहले बात तो आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, ठीक है। तो अंकेक्षक मतलब जो अंकेक्षण करता है, यानी कि अकाउंटिंग करता है। अकाउंटिंग शब्द आपको समझ में आ जाएगा, अंकेक्षक एक बार हो सकता है कन्फ्यूजन करे। तो अंकेक्षक का मतलब होता है अकाउंटिंग करना, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, क्या अंक यानी कि गोद में खेलने वाला बच्चा? नहीं। अंकों की गणना करने वाला? हाँ, अगर कोई ऑप्शन नहीं होगा तब हम इसको लेंगे आके, तब, ठीक है, तब। अंकों के साथ खेलने वाला नहीं, ये नहीं हो सकता। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। अब देखो, अगर आय व्यय दे रखा है तो हम इसको भी फिर नहीं ले सकते। अंकों की गणना करना तो गणितज्ञ भी करता है, लेकिन अगर हमारे पास अंकेक्षक के लिए चौथा ऑप्शन ना होता तो हम दूसरे की तरफ बहुत आसानी से जा सकते थे। अगला क्वेश्चन, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? अगर दो निकटवर्ती, अगर वर्ण जो है अगर आपस में परस्पर मेल कर रहे हैं, उससे जो परिवर्तन होता है उसी को तो संधि कहते हैं, और जब उनको तोड़ के लिखा जाता है तो विच्छेद हो जाता है, वही संधि विच्छेद कहलाता है। अच्छा चलो, इसमें 30 क्वेश्चन कर दिए, बहुत सही, ये बढ़िया किया। चलो, प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह करना है। किसका समास विग्रह करना है? प्रतिदिनम का। तो क्या हो जाएगा? प्रति मतलब रोज, दिनम मतलब दिन, तो प्रतिदिन। वैसे तो इसमें तो प्रति की वजह से अव्ययी भाव समास हो जाएगा। दिन, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो सेकंड नंबर, दिनम दिनम प्रति। क्या बनाएगा? दिनम दिनम प्रति। इसमें जो है देख, तो एक तो प्रति की वजह से ये अव्ययी भाव समास हो गया, ठीक है। प्रति, यथा और इस तरीके के जो शब्द आते हैं वो अव्ययी भाव समास में आते हैं। इसमें पहला पद प्रधान होता है हमेशा, ठीक है। और जो समस्त पद होता है वो अव्यय की भांति ही कार्य भी करता है। अगर हम लोग देखें तो यथाशक्ति हो गया, उपसंगम हो गया, प्रतिदिन हो गया, ये शब्द जो हैं ये सब आपके समास विग्रह में उसके अव्ययी भाव समास के उदाहरण हो जाएंगे। 26 नंबर, निम्नलिखित वाक्य में कौन से भाग में त्रुटि है? चलो, विद्वानों का दल आ रहा है। क्या है? विद्वानों का दल आ रहा है। तो लिखा हुआ है दल आ रहा है का विद्वानों। तो देखो, विद्वानों में कभी भी बा नहीं बनता है, मतलब ये वाला जो बा है पेट चीरने वाला, ये नहीं बनता है, ठीक है। कौन सा बनता है? ये वाला बा बनता है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। स्थायी भावों को अनुभूति को योग्य बनाना कौन बनाता है? जो स्थायी भाव होते हैं उनको अनुभूति के योग्य कौन बनाता है? अच्छा, तो देखो, अनुभाव,
आश्रय, संचारी भाव या विभाव। ये भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ है, पीछे के प्रैक्टिस सेट में आया हुआ है। विभाव बहुत सही होता है। चलो 28 नंबर, इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा होता है? 16 मात्राएं होती हैं चौपाई में, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में जो है 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चलो फिर अनेक, एक या अनेक वर्णों की पास पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति को कौन सा अलंकार माना जाता है? तो देखो अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार या श्लेष अलंकार। तो जब अनेक वर्णों की पास पास क्रमानुसार आवृत्ति को, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। जब एक या अनेक वर्णों के पास पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। अनुप्रास अलंकार जो होता है वो 5 प्रकार के होते हैं, जो अत्यानुप्रास अलंकार, सत्यानुप्रास अलंकार, छेकानुप्रास, लटानुप्रास, वृत्यानुप्रास। ठीक है, चलो 30 नंबर, किस समूह में शब्द ठीक प्रकार से रखे गए हैं? भाववाचक संज्ञाएं निराशा, हाथा, भलाई, विजय और भाग्य। अच्छा, विशेषण भाग्य, शक्तिशाली, पराधीन, सभ्य और स्वेच्छाचारी, पुराना, सर्वनाम, मैं, तुम, हम, तुम्हारा और क्यों। देखो ये तो बहुत आसानी से आप पकड़ लेंगे कि सही है। अकर्मक क्रियाएं, लजाना, मरना, सोना और पढ़ना। सब निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ठीक प्रकार से रखे गए हैं? अच्छा देखो, तो भाववाचक संज्ञा में तो निराशा, हताशा, भलाई, विजय, ये तो सही लिखे हैं, ये भी सही लिखे हुए हैं। विशेषण में शक्तिशाली कोई होगा तो पराधीन, दूसरे के ऊपर, सभ्य, स्वेच्छाचारी, पुराना, ये भी सही है। अब आता है, ये सही ही था। अकर्मक क्रिया, लजाना, मरना, सोना, पढ़ना। पढ़ना तो यार सकर्मक क्रिया होती है। क्या होता है? पढ़ना तो सकर्मक क्रिया होती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, चलो तो देखो, जो आज हमारा प्रैक्टिस सेट था इसमें आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिले हैं और आने वाले समय में भी अगर मुझे मज़ा आया इसको करने में, आज तो मज़ा आया, लेकिन कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में भी मैं इसको 30-30 क्वेश्चन आंसर, मतलब 30 क्वेश्चंस पर डे आपको करा दूँ। ठीक है, तो कोशिश तो मेरी यही रहेगी। बाकी दोस्तों आपसे भी एक उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जो वीडियो है हमारा इसको शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे, और जो लोग नए देखते हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।